सो हेलो पिजन्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है गैमेटोजेनेसिस, जो कि चैप्टर 3 क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये सुन लीजिए, क्योंकि चैप्टर 3 के बाकी के और जितने भी टॉपिक्स है ना, उनमें इस टॉपिक का रोल ज़रूर होने वाला है। यानी इस वीडियो से आज आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इस टॉपिक से जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, वो इंफॉर्मेशन आपको अदर टॉपिक में, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, उन टॉपिक्स में भी इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ लगेगी। यानी इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं ना, वो वर्ड्स आपको उन टॉपिक में भी मिलेंगे, जिसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, डालूंगी, उन टॉपिक में भी आप लोगों को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। अब देखो, गैमेटोजेनेसिस जो है वो आपके दो प्रोसेस होते हैं, यानी एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एक होता है आपका oogenesis। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis दो टॉपिक है। इसमें आप लोगों को पहले ये जानना होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होता है आपका मेल बॉडी में। किस में होता है? मेल बॉडी में। नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा, स्पर्म जो कि एक मेल गैमीट है, तो ये किस बॉडी में हो रहा होगा? मेल बॉडी में। एंड जो oogenesis है वो आपका हो रहा है फीमेल गैमीट, फीमेल बॉडी में। किस में हो रहा है? फीमेल बॉडी में। ठीक है, इतना आप लोगों को समझना होगा। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। तो बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की कि मोटा मोटा एक्चुअली होता क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट बाय टेस्टिस, यानी मेल गैमीट। अब मेल गैमीट क्या होता है आप लोगों को सबको पता है? स्पर्म। यानी स्पर्म का प्रोड्यूस होना कहाँ से? टेस्टिस से। यही होता है हमारा मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एक लाइन की डेफिनेशन है, इसकी सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये भी लिख कर आओगे, अगर कोई छोटे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट बाय टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्म, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और मेल गैमीट यहाँ पर क्या है? स्पर्म। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी आप लोगों को पता होगा कि 13 to 14 ईयर्स में हर मेल में, फीमेल चाइल्ड में, मेल चाइल्ड में प्यूबर्टी आ जाती है 13 to 14 ईयर्स के बीच में। वैसे आज के टाइम में अगर आप देखोगे, हमारे खान पान की वजह से ना 8 साल की बच्चियों में, 8 साल के बच्चों में भी प्यूबर्टी देखी गई है। तो हम वैसे मेनली लेके चलते हैं, एनसीईआरटी की डेटा की वजह से लेके चलते हैं कि 13 to 14 एज में जो है वो प्यूबर्टी आ जाती है। In this, sperm are produced by division in male gamete and spermatogenesis in testes। अब मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिवीजन होता है किसमें? मेल जर्म सेल में। मेल जर्म सेल्स में डिवीजन होता है, जिसके द्वारा जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। एंड ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है? टेस्टिस में होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, नीट वालों तुम भी बिठा लो, बोर्ड्स वालों तुम भी बिठा लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। तो ये आपका मोटा मोटा प्रोसेस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट बाय टेस्टिस। मेल गैमीट हो गया हमारा स्पर्म, प्यूबर्टी पे ये चालू होता है प्रोसेस, और इसमें क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, मेल जर्म सेल में इनका डिवीजन होता है, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हमारे कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। ठीक है, ये अभी मोटा मोटा इस प्रोसेस में क्या होता है आखिरकार वो अब हम इसमें पढ़ते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। वैसे क्या पोपट हो गया मेरा, पता है माइक ऑन नहीं था। चलो, एट प्यूबर्टी मेल जर्म सेल लाइंस द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां से मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस का जो मेन प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा फोकस लगा के पढ़ना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि साइड में रील्स चल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट प्यूबर्टी मेल जर्म सेल लाइंस द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल जर्म सेल मैंने आपको बताया था, उसी में डिवीजन होता है, अल्टीमेटली जाके क्या बन जा रहा है? स्पर्म बन जा रहा है। तो वही पूरा क्या डिवीजन हो रहा है वही इसमें हम पढ़ेंगे। तो मेल जर्म सेल लाइंस द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी मेल जर्म सेल जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम को, किसके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एपिथेलियम को लाइन कर जाते हैं। द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। अब मेरी जरा बात सुनो, हमारी जो मेन चीज स्टार्ट हो रही है ना वो हमारी हो रही है स्पर्मेटोगोनिया से। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मेल जर्म सेल है वो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया ही है। ठीक है, हमारी कहानी किससे स्टार्ट हो रही है? स्पर्मेटोगोनिया से। अब देखो, द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, क्या अगर डिप्लॉयड तो क्या हो जाएगा? 2n, डिवाइड बाय माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर। हाँ, पहले मेरी बात सुन, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है वो देखो। माइटोसिस क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ निकालने, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेनीज वगैरह निकालनी है, तो उसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। मियोसिस क्या होता है कि अगर 2n है और उसको n में डिवाइड करना है, यानी n n n n 2n तो nn, फिर उसके बाद वो किसमें हो जाएगा? 4n, यानी n n n n, तो 4 हो गए।
फिर उसके बाद वो 8 में डिवाइड होगा, फिर 16 में इक्वल नंबर ऑफ, और क्या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जा रहा है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोजेनिस निकल रही है, तो वो होता है हमारा मियोसिस। अगर 2n से डिवाइड करके कोई चीज 2n ही बन रही है, यानी डिप्लॉइड से डिवाइड करके डिप्लॉइड बन रहा है, तो उधर क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो इसको दिमाग में रखो कि मियोसिस होता है कि कोई चीज 2n से n में कन्वर्ट हो रही है, और माइटोसिस 2n से 2n में ही कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब सुनो। हाँ, तो स्पर्मेटोगोनिया जो है डिवाइड करा है किससे, माइटोसिस से, एंड इंक्रीज इन नंबर, बढ़ जा रहा है नंबर में। सो अमंग मैनी स्पर्मेटोगोनिया, अब उन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे साइज में, एंड ग्रोथ फेज में एंटर कर जाएंगे, एंड बिकम क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां से जो है हमारी ये मेनली कहानी शुरू होगी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, कैसे होता है। तो ध्यान से सुनना कि बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं साइज में, एंड ग्रोथ फेज में कर जाते हैं वो एंटर, एंड क्या बन जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया किससे डिवाइड हो रहे हैं, कहा गया, माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो क्या बनाएगा, माइटोसिस यानी डिप्लॉइड ही बनाएगा। माइटोसिस मतलब डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड ही बन रहा है, डिवाइड करके भी वो डिप्लॉइड ही बन रहे हैं। यानी स्पर्मेटोगोनिया कैसे थे, डिप्लॉइड थे, डिवाइड करा तो भी उन्होंने डिप्लॉइड ही बनाया, और क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आया इतना? अब आगे देखिए, अब जरा आगे देखो, इतना समझ में आया कि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करके क्या बना देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉइड है क्योंकि माइटोसिस से आए थे, अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। अब ये जा रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में। तब तक तो दिमाग में आप लोग के आ गया होगा कि अब जो भी प्लॉइडी आने वाली है वो आने वाली है एनिप्लॉइड यानी हैप्लॉइड। तो टू इक्वल हैप्लॉइड सेल, ये एच है, ठीक है, पी नहीं है। टू इक्वल हैप्लॉइड, इक्वल बनते हैं हमेशा और हैप्लॉइड बनते हैं, सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी मेनली स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस करके बनाए, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जाएंगे बट बाय द मियोसिस। तो दो इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे एंड उनकी प्लॉइडी होगी। देन जो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाएंगे मियोसिस सेकंड में, हो मियोसिस ही है लेकिन मियोसिस सेकंड में जाएंगे, टू फॉर्म 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जा रहे हैं आपके मियोसिस फर्स्ट में। एक बात बताओ, ऐसा ही तो होता है मेनली, एन से 2 डिवाइड हुए, एन, अब ये 2 डिवाइड करेंगे और ये 2 डिवाइड करेंगे, कितने बन गए, 4 बन गए। तो वही चीज इसमें बता रखी है कि अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो चले जाएंगे मियोसिस सेकंड में, एंड क्या बना देंगे, 4 इक्वल हैप्लॉइड, जिसे बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। ध्यान रखना क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। दीज स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म टू स्पर्मेटोजोआ। अब जो है ये स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, एंड स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर स्पर्म को भी बोला गया है, और स्पर्म मेनली आपके अल्टीमेटली आपके स्पर्म बन गए, ठीक है। तो स्पर्म ही है स्पर्मेटोजोआ, कंफ्यूज मत होना। प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्मेटिड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। बहुत बार अनगिनत क्वेश्चन आ चुका है नीट में, अनगिनत क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ में किस प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो वो है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखना स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही स्पर्मेटिड्स जो है वो आपके स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। समझ में आया? स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस करी, क्या बना दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस फर्स्ट करी, 2 बना दिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस करी, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना दिए। अब वो स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो गए स्पर्मेटोजोआ में, किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस से। दैट्स ऑल, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज स्पर्मिएशन। अब इन 2 टॉपिक में ना अक्सर कंफ्यूजन होती है, मुझे भी मेरे टाइम पर होती थी, हर बच्चे की होती है। स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस में हर किसी को कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से याद कर लेना, इसको ध्यान से समझ लेना। अब स्पर्मिएशन में क्या होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस हो गया आपका, उसके बाद स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स होते हैं जिसमें जाके स्पर्म हेड जो है वो जाके एम्बेडेड कर जाता है। लाइक अगर मैं आपको बता दूं फॉर एन एग्जांपल, कैसे आप लोग समझोगे, मान लो ये होगी सर्टोली सेल्स
एंड ये होता है आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो ये स्पर्म आया और उसका जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में जाकर एम्बेडेड यानी धस गया एंड इसी एंड रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्योंकि अब तक का जितना भी प्रोसेस हो रहा था वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मेल जर्म सेल है वो किसको लाइन कर रहे हैं, एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब वहां से क्या कर चुका है, जो आपका स्पर्म है वो वहां से रिलीज कर चुका है। पहले स्पर्म जाके एम्बेडेड कर लेगा ना हेड सर्टोली सेल्स में, फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर जाएगा एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। समझ में आया नहीं आया? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। जब स्पर्म यानी स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्पर्मेटोजोआ में, उसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। जब वो स्पर्म, अब वो स्पर्म में हो गए ट्रांसफॉर्म, अब जो स्पर्म है वो अपना हेड सर्टोली सेल्स में जाकर एम्बेडेड कर देगा और रिलीज कर जाएगा फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मिएशन। ये दो प्रोसेस अक्सर कंफ्यूजन होती है, थोड़ा ध्यान से इनको समझना, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग पॉइंट है आई गेस, ये एक अलग पॉइंट है, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये आपका यहीं तक था कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, बता दिया आप लोगों को। वो स्टार्ट प्यूबर्टी पे क्यों होती है, किस हार्मोन का उसमें रोल होता है, वो उसमें पढ़ो कि वो क्या कर देता है, बाय इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम GnRH भी बोलते हैं। यानी GnRH के सिक्रेशन के बढ़ जाने के बाद जो है हमारी प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है मेल बॉडी में। समझे? GnRH के सिक्रेशन के बढ़ जाने के बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में। ठीक है, समझ में आया इतना? अब प्यूबर्टी के टाइम पे GnRH का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब ये GnRH जब रिलीज होता है तो ये क्या सीक्रेट करता है, ये भी कुछ सीक्रेट करता है, क्या, LH और FSH हार्मोन, जिसकी हमारी बॉडी में मेल हो या फीमेल हो ये एक हार्मोन्स है। ये दोनों क्या है, ये दोनों भी एक हार्मोन्स है, ये दोनों भी एक हार्मोन्स है। मेल हो चाहे फीमेल बॉडी हो, इन हार्मोन्स की हमारी बॉडी में सख्त जरूरत रहती है, चाहे वो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो या फिर मेल की प्यूबर्टी टाइम पे हो चाहे फीमेल की प्यूबर्टी टाइम पे हो। समझ रहे हो? इन दोनों की बहुत सख्त जरूरत रहती है, ये हार्मोन्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा काम जो है, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आपका बॉडी टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होना या कुछ ऐसे सिम्टम्स आना, तो हार्मोन्स का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। केवल ये दो ही हार्मोन नहीं, हमारी बॉडी में बहुत हार्मोन्स है, बट ये दोनों मेन काम करते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। अब FSH क्या करता है, वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, और जो LH है वो एक्ट करता है लिडिक सेल्स पे। और लिडिक सेल्स पे जब LH एक्ट करता है तो वो बढ़ा देते हैं सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स का सीक्रेशन बढ़ा देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है नीट में, कि जो ये पता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि एंड्रोजन जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है अल्टीमेटली, एंड कौन रिलीज करता है। तो कई बार ऑप्शन दे देते हैं एंड्रोजन, सर्टोली सेल्स और FSH, LH या लिडिक सेल, या फिर बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, कुछ भी ऐसा ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एंड्रोजन LH हार्मोन की वजह से रिलीज होते हैं, एंड कौन करवाता है, लिडिक सेल्स, नॉट सर्टोली सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो FSH चेक करता है सर्टोली सेल पर, LH चेक करते हैं लिडिक सेल पर और बढ़ा देते हैं सिक्रेशन एंड्रोजन्स, एंड एंड्रोजन्स को ही हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि फीमेल मेल हार्मोन है, ठीक है। मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, आपको पता होगा। तो एंड्रोजन्स को हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। यहां पर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं oogenesis के बारे में, जो कि फीमेल बॉडी में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं oogenesis प्रोसेस की। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। तो सिंपली स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। अरे भाई खुल जा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवम, उसका बनना सॉरी उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, oogenesis, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। oogenesis स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द मेन पॉइंट इज हियर, क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होता था, प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी 13 to 14 इयर्स ऑफ एज पे प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के टाइम पर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता था।
और ये जो oogenesis है वो कब स्टार्ट हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जा रहा है। यानी जब जो फीमेल चाइल्ड होती है, फीमेल फीटस होता है, फीमेल एम्ब्रियो, वो जब मेल आई एम सॉरी मदर की जो वोम में, भाई अब डायरेक्ट थोड़ी बच्चा आता है, वोम में आता है कि नहीं आता, पहले यूट्रस में आता है कि नहीं आता, जब वो वोम में ऑलरेडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम पर ही जो है oogenesis स्टार्ट हो जाती है। मतलब प्यूबर्टी का इंतजार ही नहीं करना, 13 ईयर्स होने का इंतजार ही नहीं करना लड़की को। लड़की जब फीमेल की वूम में आ जाती है, जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तभी जो है oogenesis स्टार्ट हो जाती है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है, तो उसको थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। आगे देखो, when million of female mother cell which is oogonia like that, उसमें क्या होता था, स्पर्मेटोगोनिया, इधर क्या हो रहा है, oogonia। फीमेल मदर सेल्स oogonia formed in fetal ovary, क्योंकि एम्ब्रियो के टाइम पर ही ये सब कुछ हो रहा है oogenesis, तो जो oogonia है वो कहाँ फॉर्म होंगे, फीटल की ओवरी में। थोड़ा ध्यान रखना, ये है फीमेल चाइल्ड ही, बट फीमेल चाइल्ड की ओवरी में, यानी जब तक वो वोम के अंदर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। जब वो बाहर आ जाता है तब हम उसको चाइल्ड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जब तक वो मदर की वोम में है तब तक वो क्या बोलेंगे हम उससे, फीटल। तो oogenesis कहां फॉर्म हो रहे हैं, फीटल की ओवरी में, ठीक। नो मोर oogonia फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। सुनो, oogonia तब तक फॉर्म होंगे जब तक वो फीमेल चाइल्ड जो है मदर की वूम में अंदर है एज अ फीटस। लेकिन जब उसका बर्थ हो जाएगा, जब वो फीमेल चाइल्ड बाहर आ गई, अब वो फीटस नहीं रही, तब उसमें कोई भी oogonia फॉर्म्ड नहीं होंगे, यानी कोई भी oogonia उसमें ऐड नहीं होंगे। वो केवल उतने ही रहेंगे जितने उसके फीटस टाइम पे जितने बन गए उतने ठीक है। अब वो ऐड नहीं होंगे आगे और फॉर्म नहीं होंगे जब उसका बर्थ हो चुका होगा, ठीक है। अब आगे देखो जरा, oogonia स्टार्ट्स मियोसिस फर्स्ट। ध्यान रखना कि वो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर रही है और oogonia कैसा है हमारा, डिप्लॉयड है, ठीक है। बट गेट टेम्परली अरेस्ट, यानी स्टॉप हो जाता है। टेम्परली अरेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग प्रोफेस फर्स्ट में, यानी oogonia जो है वो मियोसिस स्टार्ट तो कर देता है लेकिन वो स्टॉप हो जाता है प्रोफेस फर्स्ट में। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मियोसिस की कितनी सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेस, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, कितनी सारी स्टेप्स होती हैं। तो वो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है यानी स्टॉप हो जाता है मियोसिस, एंड नाउ कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। वो प्राइमरी oocyte अब कहलाने लगता है, लेकिन उसने भी मियोसिस कंप्लीट नहीं की होती है, जिसकी वजह से वो अभी भी कैसा है, डिप्लॉयड है। अगर मियोसिस उसने कंप्लीट कर ली होती तो वो तो हैप्लॉइड कहलाता, बट उसने वो प्रोफेज फर्स्ट पर ही स्टॉप हो गया है, तो वो कैसा है, अभी डिप्लॉयड है। लेकिन वो अब क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte, क्योंकि इसमें एंटर तो वो कर ही चुका है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ईच प्राइमरी oocyte दो बनेंगे, दोनों डिप्लॉयड ही रहेंगे जब तक मियोसिस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब जो प्राइमरी oocyte है, मान लो ये आपका प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स आकर लग जाएंगे, ठीक है। क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, जिसकी वजह से अभी क्या कहने लगेगा, प्राइमरी फॉलिकल। ध्यान रखना, दिमाग में रखना क्या, कि oogonia जब मियोसिस में एंटर कर जाएंगे बट टेम्परली अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेस फर्स्ट में। ये तब हो रहा है जब वो उसने बर्थ लिया ही है, फीमेल चाइल्ड ने बर्थ लिया ही है, ये तभी हो रहा है सब कुछ। लेकिन वो स्टॉप हो जाता है, बर्थ के कुछ दिन बाद ही वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, प्रोफेस फर्स्ट पर। बट वो प्राइमरी oocyte अब कहलाने लगा है। जब उस प्राइमरी oocyte के ऊपर बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल्स आकर लग जाएंगे तो वो अब कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आया? आगे देखो, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ओनली इतने लेफ्ट। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डीजनरेट ऑलरेडी हो चुके हैं बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के टाइम पर। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अभी बर्थ, जब उसका बर्थ हुआ ही है तभी हो रहा है, ठीक है। तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल्स ऑलरेडी डीजनरेट हो चुके होते हैं और केवल इतने ही बचते हैं। और ऑल्सो उसमें लिख लो इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी, यानी 60, आप लोग को पता है ना फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, तो 60,000 से 80,000 एक ओवरी में और 60,000 से 80,000 एक ओवरी में, केवल इतनी ही प्राइमरी फॉलिकल बच पाते हैं, ठीक।
ये लाइन मैंने इसलिए करी है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये भी पिछले वाले पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी यूसाइट बहुत ज्यादा सराउंडेड हो जाता है किससे, ग्रेन्युलोसा सेल से, मतलब ग्रेन्युलोसा सेल्स को सराउंड कर लेते हैं, उसको ढक लेते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। तो ये पहला वाला ही पॉइंट है। अब इसके बाद में कंटिन्यू करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, अब प्राइमरी फॉलिकल में और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है वो और ज्यादा अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो क्या बना देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स जाके अटैच हो जाएंगे और क्या बना देंगे, फाइनली टर्शरी फॉलिकल। समझ में आया? इन विच, अब ये टर्शरी फॉलिकल की बात चल रही है, ठीक है। इन विच फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। टर्शरी फॉलिकल में अंदर एक फ्लूइड यानी पानी जैसी कुछ कैविटी होती है जिसको हमने क्या नाम दिया है, एंट्रम। क्या बोलते हैं उसको, एंट्रम। अब ये टर्शरी फॉलिकल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा किस में, आउटर थीका में। जैसे टर्शरी फॉलिकल किस में हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड, आउटर थीका में। जैसे हमने बोला है एक्सटर्नल, नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल, आउटर, एक्सटर्नल, ठीक है। और एक हो जाता है इसमें इंटरनल, जिसे हम बोलेंगे इंटरनल। समझ में आ रहा है? मतलब वही टर्शरी फॉलिकल, पहले उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी जिसको हमने नाम दिया है एंट्रम। अब वो जो टर्शरी फॉलिकल है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा किसमें, आउटर थीका में जिसको हमने बोला है एक्सटर्नल, एंड इनर थीका में जिसको हमने बोला है इंटरनल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कौन, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अभी इतना पॉइंट है, आगे देखो। आगे बढ़ने से पहले जरा मेरी एक बात देखो सुनना जरा ध्यान से। ये है आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है। क्या है आपका ये प्राइमरी oocyte। अब इसको आके ग्रेन्युलोसा सेल्स ने घेर लिया, ये होगी इसकी पहली लेयर। इस वक्त ये है प्राइमरी फॉलिकल। अब इसको और ग्रेन्युलोसा सेल्स ने आकर घेर लिया, अब ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसको और ग्रेन्युलोसा सेल्स ने आकर घेर लिया, अब ये हो गया टर्शरी फॉलिकल। समझ में आ रहा है? प्राइमरी oocyte अंदर से कहीं नहीं गया है, प्राइमरी oocyte इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर ही है, बस इस पूरे को नाम दे दिया है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। क्या नाम दे दिया है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी oocyte इसके अंदर ही है, बस जैसे जैसे लेयर्स ऐड होती जा रही है वैसे वैसे इनको हमने नाम दे दिया है। अभी फाइनल आके स्टॉप हो गया है टर्शरी फॉलिकल पे, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte अभी भी प्रेजेंट है, बस ये जो पूरे का नाम है वो है आपका टर्शरी फॉलिकल। समझ में आ रहा है? ये सीन है, प्राइमरी oocyte अभी भी अंदर है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है ना शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया कि प्राइमरी oocyte अभी भी है, बस लेयर्स ऐड होती जा रही है जिनसे नेम चेंज हो जाता है, और फाइनली ये स्टॉप हो गया है टर्शरी फॉलिकल पे आके, ठीक है। अब देखो, अब जरा इस पॉइंट को देखो, प्राइमरी oocyte विद इन टर्शरी फॉलिकल। अभी बताया था प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही है, grows in size and completes its meiosis first। अब वो ग्रो कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उसकी जो meiosis first थी, याद करो जब वो फीटल ओवरी में थी, फीटल जो था वो ओवरी में था तब उसकी meiosis first चल रही थी, बट वो प्रोफेज फर्स्ट पे अरेस्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका बर्थ अब हो चुका था। तो वो किस पे अरेस्ट हुई थी? प्रोफेज फर्स्ट पे हुई थी, याद रखना। अब वही अटकी हुई meiosis को ही अब यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। विच रिजल्ट इन टू अनइक्वल सेल, क्योंकि मियोसिस कर रहे हैं, हाँ मैंने बताया था कि इक्वल सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टू अनइक्वल सेल्स बन रहे हैं, जो कि जिसका एक का होगा लार्जर साइज जिसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte बन गया, और एक बनती है हमारी स्मॉलर फर्स्ट पोलर बॉडी जिसे हम बोलते हैं। दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि ये मियोसिस के प्रोसेस से आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो अब जो प्राइमरी oocyte है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, वो अब कन्वर्ट हो चुका है, केवल प्राइमरी oocyte वो कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। किस प्रोसेस से? मियोसिस फर्स्ट से, ठीक है। ये अब अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब जो टर्शरी फॉलिकल है, अब ये कहेगा उसे तो, उसका तो तुमने प्रमोशन करवा दिया है ना, उसका तो तुमने प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना दिया, मेरा भी तो कुछ करो। तो टर्शरी फॉलिकल अब हो जाएगा कन्वर्ट ग्राफियन फॉलिकल में। किस में हो जाएगा? अब जो ये टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल, अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें हो जाएंगे? ग्राफियन फॉलिकल में।
प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में और टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गया ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, अब देखो जरा, ग्राफियन फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी oocyte। अब टर्शियरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में। तो अब कहानी क्या चल रही है कि ये रहा आपका सेकेंडरी oocyte और इसके बाहर जो लेयर है ग्रेन्युलोसास की जो लेयर है, अब इसको हमने क्या बोल रखा है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये आपकी अब कंडीशन चल रही है। ठीक है, अच्छा, इस कवर्ड बाय, अब जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है जिसमें ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल, ये कवर्ड है किस लेयर से, जोना पेलिसुडा, यानी इसके बाहर एक और लेयर आ रही है, इसके बाहर एक और लेयर आ रही है जोना पेलिसुडा, एंड एक और लेयर आ रही है कोरोना रेडिएटा। आपको एक बात और बता दूं, सेकेंडरी oocyte यहां पर क्या है, ओवम। ध्यान रखना, जो अभी मैं एक और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, बहुत माइंड करेगा उसमें ये वर्ड। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी oocyte है ना, यही क्या है, आपका ओवम भी है। लिख लो, अगर नोट्स बना रहे हो ना तो बिल्कुल लापरवाही मत करो, लिख लो उसको यहीं पर कि सेकेंडरी oocyte ही ओवम है। ओवम क्या है, फीमेल गैमीट। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte ही क्या है, हमारा ओवम है। ठीक है, अब देखो आगे जरा, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा से जो आपका सेकेंडरी oocyte वगैरह ये सब कवर किए हुए हैं। अब LH का होगा इफेक्ट। LH क्या है, एक हार्मोन है, बताया था आपको, FSH एंड LHH GnRH के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं। तो ये मेन हार्मोन होते हैं, मैंने बताया था फीमेल मेल दोनों की बॉडी में मेन का रोल होता है। तो अब इफेक्ट ऑफ LH से रप्चर हो जाएंगे एंड रिलीज ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है, अब ये सारी लेयर क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी और ओवम को रिलीज कर देंगे किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम, ओव्यूलेशन। समझ में आया। अब आप लोगों को शायद अगर ना समझ में आया तो मेरी वीडियो वाली है मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, उसमें आप लोगों को पूरा मस्त क्लियर होगा। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। ठीक है, तो जोना पेलिसिडा कोरोना रेडिएटा से कवर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो इफेक्ट ऑफ LH से वो क्या हो जाएंगे, सब रप्चर हो जाएंगे, जिसमें से सेकेंडरी oocyte यानी ओवम ये रिलीज हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, जो कि एक ओविडक्ट का पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एनसीईआरटी में झांक के देखो जरा, पूरा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन। इतना समझ में आया, ओवम रिलीज हो गया, इस प्रोसेस को बोल देते हैं ओव्यूलेशन। अब जरा आगे देखो, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, मैं जितना इलेबोरेट तरीके से आप लोगों को समझा सकती थी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और फिर देख लेना यार इस वीडियो को, बट टॉपिक को क्लियर करके जाना। ठीक है, आप लोगों को पक्का 101% समझ में आएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो शायद आपकी कहीं गलती हो रही होगी, एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को, कोई ऐसी टाइम वेस्टिंग नहीं है ये। ठीक है, देखो इधर सेकेंडरी oocyte ओवम। अब हमारा जो है सेकेंडरी oocyte यानी ओवम स्टार्ट कर देगा मियोसिस सेकंड। पहले मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई थी, जो कि प्रोफेज फर्स्ट पर अरेस्ट हो गई थी, क्योंकि जो फीटस का है वो बर्थ हो चुका था। फिर वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब हुई थी, जब उस लड़की की प्यूबर्टी टाइम आ गया था, यानी वो 13 या 14 ईयर्स की हो गई थी। जब उसका प्यूबर्टी का टाइम आ गया था तब वो मियोसिस फर्स्ट जो है अपना कंटिन्यू करके कंप्लीट हो गई थी। अब हो रही है मियोसिस सेकंड, बट इट इज ऑल्सो अरेस्टेड। अब ये भी मैडम अरेस्टेड हो गई, यानी जो मियोसिस फर्स्ट है वो भी अरेस्ट हो गया। कब, किस पर हो गया, मेटाफेज सेकंड पर। ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट जो है वो अरेस्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट पर, और मियोसिस सेकंड अरेस्ट होती है मेटाफेज सेकंड पर। ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। दिस मियोसिस सेकंड कंप्लीट, अब ये कंप्लीट कब होगी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो गई थी, प्यूबर्टी के आने पर वो कंप्लीट हो गई थी। अब मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो गई है, ये कंप्लीट कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा। समझ रहे हो, यानी जब मेल और फीमेल का कॉइटस होगा, यानी जब मेल और फीमेल का मिलान होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर ये मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट होगी। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म, समझ रहे हो, which results in formation of two unequal cells, ovum and second polar body। सेकेंडरी oocyte के साथ क्या निकली थी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और ओवम के साथ क्या निकल रही है, सेकेंड पोलर बॉडी। तो वही आगे जो है कंटिन्यू होता रहे, इसलिए हम इनडायरेक्टली सेकेंडरी oocyte को ओवम ही बोल देते हैं। आप लोगों को बोलना है नहीं बोलना है आप लोगों के डिपेंड है, मैंने सेकेंडरी oocyte इज ओवम, समझ में आ रही है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte स्टार्ट कर देगा मियोसिस सेकंड, बट वो भी अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकंड पर।
और ये कब कंप्लीट होगा, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, यानी मेल और फीमेल की शादी हो जाएगी, कोइटस होगा, उसके बाद जो है स्पर्म से हो जाएगा विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल सेल, क्योंकि मेयोसिस सेकंड है, निकलेंगे अनइक्वल ही, लेकिन दो निकलेंगे विच इज हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ओवम भी हैप्लॉइड एंड सेकंड बोलो बॉडी ही हैप्लॉइड। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाना खुद, ओवम हैप्लॉइड, फिर जो स्पर्म आता है, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, वो भी एंड में जाके क्या बन जाता है, हैप्लॉइड। तो जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड की मीटिंग होगी तभी तो 2n बनेगा, तभी तो हमारा जाइगोट डिप्लॉइड होता है। समझ में आ रही है तीन से बात, ये अभी नहीं समझ में आ रही ना, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन का बहुत बढ़िया टॉपिक आने वाला है, बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है इस टॉपिक पे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया कंप्लीट, यही था, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, यही था जो था तुम्हारा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा जाओ यार, रिवाइंड करके देख लो, टॉपिक को क्लियर करके चला करो, ये मत सोचा करो कि अरे इस बार समझ में नहीं आया, 5 दिन बाद फिर पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। अभी रिवाइंड करके देखो, भले 2x पे देख लो, बट देखो अभी रिवाइंड करके, टॉपिक को क्लियर करके पैक करके ना साइड में रख के जाया करो, तब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ा करो, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अपने जो तुम्हारा नेक्स्ट डाउट है उसको फटाफट से ड्रॉप कर दो और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं आप लोगों के डाउट सॉल्विंग वीडियो दे भी रही हूँ या नहीं। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।